नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कानपुर देहात में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम रणनीति बनाई। जिले में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रज्जन लाल मिश्रा के आवास पर जाकर शिष्टाचार मुलाकात की। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में संगठनिक बैठक लेते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत होने का जीत का मंत्र दिया। पंकज चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जनता को गुमराह किया था, जिसका झूठ अब सामने आ चुका है। तो वहीं इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके का 40 साल पुराना रिश्ता सत्ता से दूर होते ही एक पल में टूट गया, जिससे साफ है कि इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं बचा। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है। जैसा आपने कहा कि 2024 के रिजल्ट के बारे में, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान संशोधित कर दिया जाएगा। 2 साल से ज्यादा दिल्ली सरकार हो गई, कहीं कोई परिवर्तन हुआ? तो झूठ बोल करके राजनीति क्षणिक हो सकता है, वो दूरगामी नहीं चलता है। और अब देखें कि 2024 के बाद चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, और अभी हाल ही में बंगाल का 200 से ज्यादा 207 सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल जैसे प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीते। लखनऊ में केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने प्रदेश भर में उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। विधानसभा और लोक भवन के बाहर 12 साल बेमिसाल थीम वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के संदेश के साथ जनता तक सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां पहुंचाएगी। इसके तहत 21 जून तक प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। शहरों और कस्बों में पोस्टर, जनसभाओं और संपर्क कार्यक्रमों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पीएम मोदी का लंबे समय तक पद पर बने रहना देश की जनता के विश्वास और जनादेश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच जनता ने मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है। जगदम्बिका पाल के अनुसार 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने के साथ ही वह भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी पीछे छूट जाएगा। देश की जनता का विश्वास है। प्रजातंत्र में जब देश की जनता अपना भरोसा और जनादेश देती है तभी कोई रिकॉर्ड बनता है। और इस समय जब पूरी दुनिया में एक वैश्विक संकट हो, जिस तरह पूरी दुनिया में परिस्थितियां हों, ऐसी दशा में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया है। और आज 10 जून को न केवल 12 साल पूरे होंगे, बल्कि जो अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जवाहरलाल नेहरू का माना जाता था, उस कार्यकाल को भी। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री का बचाव किया था। इमरान मसूद ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने नैतिक आधार पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि पिछली बार पेपर लीक होने के बाद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ऐसी घटनाएं दोबारा सामने आई हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब शिक्षा मंत्रालय विवादों में घिरा है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। नैतिक भाई एक बात तो बताइए, जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई तो जिम्मेदारी तय होगी।
नैतिकता का तकाजा तो ये होता है कि इस्तीफा हो जाए, नैतिकता तो ये होती है बस। लेकिन पिछली बार पर्चा लीक हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब पर्चा लीक हो गया, अगर कोई कार्रवाई प्रभावी हुई होती तो ना होता, शिक्षा मंत्रालय में ही आग लग गई, तो कौन जिम्मेदार है भाई? उत्तर प्रदेश के मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कांग्रेस और टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से अपने सहयोगियों को धोखा देने का रहा है और यह उसकी पुरानी प्रवृत्ति है। ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वहां जनता पर जो अत्याचार और अन्याय हुआ है उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। मनोज कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है, लोगों को स्वतंत्र रूप से पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई और मंदिरों को बंद रखा गया। उन्होंने साफ किया कि जनता का फैसला भले ही शांत हो, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली होता है। आज देखिए, सवाल कांग्रेस का अतीत, इतिहास, वर्तमान केवल धोखा देने का था। कांग्रेस ने जिनको भी साथ रखा उनको धोखा दिया। और जहां तक सवाल है, आपने ममता बनर्जी की बात किया, देखिए ये जनता है, जनता की जो लाठी है उसमें आवाज नहीं होती। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी ने अत्याचार किया, अन्याय किया, लोकतंत्र को खत्म किया, लोगों को भगवान की पूजा नहीं करने दिया, मंदिरों को बंद रखा, आज उस अत्याचार का नतीजा न केवल टीएमसी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल से हारी है, बल्कि आज टीएमसी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, आज वो अपनी आत्मा की आवाज से टीएमसी से बाहर हो गए। वो टीएमसी जो आज 6 विधायक और 8 विधायक और 2 सांसद के बीच में रह रही है, ये उसी के कुकर्मों और पाप का कारण है। अयोध्या में संत वरुणदास महाराज ने गाजियाबाद में सूर्य प्रताप चौहान की हत्या के मामले पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वरुणदास ने धार्मिक और वैचारिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय धार्मिक नेताओं को सावधानी बरतनी चाहिए। इस मामले को लेकर विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक वर्गों में चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि वह भी मुसलमानों का जो ईमान है वो कुरान के प्रति है, मुसलमानों का ईमान जिहाद के प्रति है, मुसलमानों का ईमान पाकिस्तान के प्रति है, मुसलमानों का ईमान हिंदुस्तान को शरिया के अंदर लाने के प्रति है। किसी न किसी प्रकार से ये अगर जीते हैं तो केवल इस्लाम के लिए, और दिमाग में इनके भरा रहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वह काफिर है। धीरेन्द्र शास्त्री को भी इस घटना को देखकर सावधान होना चाहिए, क्योंकि वह भी दुबई और शाह तक जा रहे हैं, तो वो भी कभी इस दोस्ती जिहाद के शिकार न हो जाए, तो दूसरे को आगाह करने के साथ स्वयं भी सावधान हो जाए और नित्य नया नया जिहाद आकर और भारत के अंदर जिस प्रकार से शरिया लागू करने का षड्यंत्र चल रहा है, यह ठीक नहीं है। समय रहते सरकार को भी इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षक खान सर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर समाजवादी पार्टी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इस समय देश भर के छात्रों में नीट परीक्षा विवाद को लेकर भारी गुस्सा है और छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवादों को इस समय अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है, जिससे नीट धांधली के मुख्य मुद्दे से आम जनता का ध्यान भटकाया जा सके। देश में कहीं ना कहीं पूरे देश में जब नीट परीक्षा को लेके छात्रों में गुस्सा है, छात्र उस समस्या को लेके लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बीच में कोचिंग संस्थानों का झगड़े को तूल देना, वो कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि जनता का ध्यान कहीं ना कहीं नीट की परीक्षा से हटाने का भी प्रयास है। जहां तक प्रकरण का सवाल है खान सर उनकी कोचिंग का, तो जो भी किसी ने भी कानून तोड़ा है या किसी ने भी कानून का उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप से वहां कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रयागराज में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मिली 10 दिनों की ऐतिहासिक आज़ादी की स्मृति में खुसरो बाग में प्रयागराज की पहली आज़ादी महोत्सव का आयोजन किया गया। 7 जून 1857 को मौलवी लियाकत अली और 6वीं नेटिव बटालियन के वीर सिपाहियों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को किले तक सीमित कर शहर को ब्रिटिश शासन से मुक्त करा लिया था। अगले 10 दिनों तक खुसरो बाग क्रांतिकारियों की स्वतंत्र सरकार और प्रशासन का केंद्र बना। जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव में प्रभात फेरी निकाली गई, अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और स्वतंत्रता संग्राम में प्रयागराज और उसके वीर सेनानियों के योगदान को याद किया गया। दिन हम अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके इलाहाबाद की इस पावन धरती को आजाद कराया, अंग्रेजों को किले के अंदर समेट करके रख दिया और 10 दिन तक यहीं से प्रयागराज का पूरा संचालन प्रशासन किया एवं अंग्रेजों के लगभग 30 लाख रुपए तत्कालीन समय के 1857 में 30 लाख रुपए के आज की क्या वैल्यूएशन होगी, कितने खरब होंगे, आप स्वयं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको लूट करके देश की आजादी के लिए दिया और हम लोग उनकी उस सर्वोच्च बलिदान को आज याद करने के लिए कि उनके उस बलिदान के कारण आज हम इस मुक्तांगन में। देखिए, आज प्रयागराज की पहली आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम था। 7 जून को 1857 में हमारे इस जनपद में, जो उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, यहाँ के क्रांतिकारियों ने 10 दिनों तक अंग्रेजों के शासन से मुक्त रखा था, इस जिले को आज़ाद बनाया था, अपनी सरकार चलाई थी। इसी खुसरो बाग में ये कार्यक्रम हुआ था और यहाँ से 10 दिनों के लिए अंग्रेजों से मुक्त सरकार एक चली थी। उसी को याद करते हुए आज ये भारत भाग्य के विधाता और उनकी पूरी टीम, वीरेंद्र पाठक जी और बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिकों ने ये एक अभियान शुरू किया। 2017 से हर वर्ष 7 जून को यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करते हैं और उनके द्वारा कितना जो बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया गया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार एक युवक ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर ऐसा वीडियो साझा किया था जिसमें कुछ लोग झंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और संबंधित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो मूल रूप से कहां का है, किसने बनाया और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना शहजाद नगर में एक युवक द्वारा अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पे एक इस प्रकार का राष्ट्रध्वज का अपमान करते हुए एक फोटो चलाया गया था। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। उस युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कहाँ का रहने वाला है? वो हिंदी पनिया गांव का रहने वाला है और उसके द्वारा अपने स्टेटस पे इस प्रकार का आपत्तिजनक फोटो लगाया गया था। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 3 उप निरीक्षकों को निलंबित और 1 उप निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, शिथिलता और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते की गई है। थाना राया के उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह को रिश्वत की शिकायत मिलने पर निलंबित किया गया। थाना रिफाइनरी के उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह को 2 समुदायों के बीच हुए विवाद को गंभीरता से न लेने के कारण निलंबित किया गया है। वहीं थाना गोवर्धन के उप निरीक्षक रजत दुबे को विवेचना में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। रंगजी चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह को माफियाओं की निगरानी में लापरवाही पर लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र के जादोमपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 4 ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि विवाहिता की शादी करीब 2 वर्ष पहले हुई थी और शादी के बाद से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना शहजादनगर में एक विवाहिता की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उसके परिजनों द्वारा ऐसी सूचना दी गई थी। इसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। उस संबंध में शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी गई। अभी उसके परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। जैसे ही तहरीर देंगे तो अभियोग पंजीकृत करा कार्रवाई की जाएगी। परिजन इसमें आरोप लगा रहे हैं कि पहले तो उसको मारा, उसके बाद फंदे से लटका दिया और दहेज का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, यदि परिजन ऐसी तहरीर देते हैं तो अभियोग पंजीकृत करके इसमें तदनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कथित धर्मांतरण के एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यापारी ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र को प्रेम संबंध और विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास तो बहुत बड़े शोरूम है, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली यहाँ जनपद शामली की है, और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं। इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोड फैमिली इनकी है। तो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है, जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। उससे बातचीत हम लोग किसी लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले इस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को। इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए इसमें, इस पर कार्रवाई भी कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली शामली मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पर जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई, तो जानकारी ये हुई कि यह लड़की चूंकि थेरेपिस्ट थी, और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12th क्लास तक, और फिर बाद में इसने वेंकटेश यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था। उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। तो उसने उसी के माध्यम से इसको इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसने किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके नौकर था, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला, और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात की इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के, डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब को देखते हैं उनका भाषण,
तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इश्यूज पर। उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसमें। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पे नौकर था आयुष पे, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जिसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस तरह की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामकोट थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोप है कि ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के लालच देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों के इकट्ठा होने की बात सामने आई। मौके से बाइबल के साथ ढोलक और मंजीरा भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाने के पास आज स्थानीय लोगों द्वारा हम लोगों को ये सूचना मिली कि रामनगर, जो कि रामकोट थाने के पास पड़ता है, वहां पर कुछ लोगों द्वारा ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसकी सूचना हमको मिली, जिस पे हम लोगों ने वहीं थाने में एक एप्लीकेशन दी और पूरी पुलिस टीम के साथ जाकर वहां जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे थे, जिसमें एक लखीमपुर का व्यक्ति था मंजीत कुमार नाम का, और जिसके घर पर यह धर्म परिवर्तन हो रहा था, उन लोगों को वहां जाके पकड़वाया और तहरीर पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र में चर्चित भूमि विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। विवाद रजिस्ट्री में गलत गाटा संख्या दर्ज होने के कारण उत्पन्न हुआ था। फौजी बलराम सिंह को जमीन पर कब्जे को लेकर आशंका हुई थी, जिसके बाद मामला चर्चा में आया। बाद में विक्रेता दिनेश सिंह ने शपथ पत्र देकर अपनी त्रुटि स्वीकार की है और रजिस्ट्री में सुधार कराया। सुधार के बाद बलराम सिंह को उनकी जमीन उपलब्ध करा दी गई है, जहां निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सभी पक्षों ने समाधान पर संतोष जताते हुए विवाद समाप्त होने की पुष्टि की है। सुर्खियों की कोई बात नहीं थी। हमारी ज़मीन जो मैंने खरीदी थी, उस ज़मीन को जब मैं छुट्टी आया, उसके बाद जब अपने प्लाट पे पहुंचा क्या, तो लोगों ने बताया कि चेयरमैन ने इसको कब्जा करा लिया है। तो मैं उसके बरखिलाफ मैंने अपनी जो है वीडियो डाला, ताकि मेरे को विभाग या कहीं से भी न्याय मिले। इसके बाद जो है उसमें हमारा आपसी जो है वो हुआ, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद हमको जगह गाटा संख्या चेंज हुई और वो गाटा संख्या हमको मिलकर दूसरी जगह हो गई, जो अभी मैं उस जगह पर निर्माण करने जा रहा हूँ। देखो, जमीन ये पैतृक जमीन है, हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमारे दो नंबर है, एक है 819, एक 690। आप तो आपस में बंटवारा कर लिया, कोई कहीं ले लिया, कहीं ले लिया, और धोखे से ये पहनावा इधर हो गया 690 में। और जब धोखे से हो गया तो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, और जमीन आज हमने दे भी दी है। बलराम सिंह को हमने जमीन, मधु पत्नी बलराम सिंह, हमने उनको 819 में जमीन आज हमने दे दी है। इसकी वजह यह है कि 2010 में करिश्मा सिंह ने जमीन खरीदी थी देवेंद्र सिंह और बबलू सिंह से। उन्होंने 2024 में हमारे बेटे को और हमारे मित्र अनुराग वाजपेयी को बेच दी। तो इसके बाद एजिंग लगा के 3 ईंटा की चारों तरफ से हम लोगों ने घेराबंदी कर रखी थी। वर्तमान में जो है ये एजिंग उखड़ रही थी काफ़ी, तो और तमाम जो है सेठा आदि जो है खड़े हो गए थे खरपतवार। तो इनको एक दिन पहले 28 तारीख को इनको शाम को 4 बजे सफाई कराई गई, और दूसरे दिन जो है साफ करा करके जो है पिलर गड़वा करके तारबंदी कर दी गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।